चलिए अब परमाणु की संरचना पर थोड़ा सा विचार करते हैं कि आखिर परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से उपस्थित रहता है, या दूसरी भाषा में कहें तो आखिर परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से चक्कर लगाता है। तो अभी तक हम क्या क्या बात जानते हैं परमाणु के बारे में कि सर परमाणु 3 उप परमाणुिक कण से मिलकर बना है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, प्रोटॉन धन आवेशित कण है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है, जीरो चार्ज रहता है। और हम क्या जानते हैं कि परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गुच्छे बनकर परमाणु के केंद्र में अवस्थित रहते हैं। जिस प्रकार से अंगूर का गुच्छा होता है उसी प्रकार से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करता है, एक गुच्छा का निर्माण कर लेता है और परमाणु के एकदम बीचों बीच केंद्र में अवस्थित रहते हैं। और इस गुच्छे को कहते हैं परमाणु का नाभिक। तो ये हम बना दिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, रेंडमली हम भर दिए। ठीक है। और हम क्या जानते हैं परमाणु के बारे में कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इस नाभिक का चक्कर लगाते रहता है। तो चलिए हम एक इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। अब यह इसका चक्कर लगाएगा नाभिक का। तो किस प्रकार से चक्कर लगाएगा, अब यह सवाल आता है। क्या ऐसे ऐसे लगाएगा? क्या नहीं, इसका एक खास रास्ता होता है। इलेक्ट्रॉन जैसे मन तैसे नाभिक का चक्कर नहीं लगाता है। अब हम आपको बताए थे, आपको अगर इसको समझना है तो आप पृथ्वी सूर्य का एग्जांपल ले लीजिए, आप समझ जाइएगा। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य का एक खास रास्ते पर ही चक्कर लगाती है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी नाभिक का एक खास रास्ते पर ही चक्कर लगाता है, जैसे मन तैसे चक्कर नहीं लगाता है। तो हम जब देखें तो हमको देखने को मिला कि यह एक ऐसा रास्ता है जहां से इलेक्ट्रॉन बार बार गुजर रहा था, या कोई रस्सी जैसा चीज़ नहीं समझिएगा, बस हम काल्पनिक रेखा खींच दिए हैं कि यह एक ऐसा रास्ता है जहां से इलेक्ट्रॉन बार बार गुजर रहा था। बस वहीं पे हम डॉट 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 करके एक काल्पनिक रेखा खींच दिए हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इस रास्ते के कुछ दूरी पर एक और रास्ता हमको मिल गया जहां पर इलेक्ट्रॉन बार बार चक्कर लगा रहा था। फिर हम देखें कि इससे कुछ दूरी पर एक और रास्ता ऐसा था जहां पर इलेक्ट्रॉन बार बार चक्कर लगा रहा था। फिर हमको एक और रास्ता दिख गया जहां पर इलेक्ट्रॉन बार बार चक्कर लगा रहा था। तो इस खास रास्ते को कक्षा नाम दिया गया। कक्षा या कोष, या इसको इंग्लिश में ऑर्बिट भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? कक्षा या कोष भी कहते हैं। कोष भी आपको बुक में देखने को मिल जाएगा, या इंग्लिश में ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है। अब चूंकि यह नाभिक के सबसे पास वाला सबसे प्रथम हमको ऐसा रास्ता दिख गया जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था, इसीलिए इसका नाम दे दिए कक्षा 1। यह दूसरा रास्ता हमको मिला तो इसको नाम दे दिए कक्षा 2, इसको कक्षा 3, इसको कक्षा 4। और ये जो कक्षा है ये आगे बढ़ता जाएगा और अनंत तक जाएगा। जहां तक इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है वहां तक ये कक्षा जाएगा। कक्षा की कोई सीमा नहीं है। चलिए सर, हम यह बात समझ गए कि परमाणु उप परमाणुिक कण से मिलकर बना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गुच्छा का निर्माण करके परमाणु के बीच में अवस्थित रहता है, जिसको कहते हैं हम नाभिक। अब सवाल आता है, यह भी समझ गए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक का चारों ओर चक्कर लगाता है और फिर उसके बाद वह खास रास्ते में ही चक्कर लगाता है, और ऐसा कई खास रास्ता बटा हुआ है जिसको कक्षा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात अब यह आ रहा है कि आखिर इलेक्ट्रॉन इस रास्ते पर कितना मात्रा में रहेगा। कक्षा 1 में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, कक्षा 2 में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, कक्षा 3 में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। यह बात का कन्फ्यूजन आ गया। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आए हमारे 2 वैज्ञानिक, बोर और ब्यूरी साहब। वे क्या कहे, इस चीज को समझिएगा। किसी भी परमाणु के कक्षा में, अच्छे से मेरे बात को समझिएगा, किसी भी परमाणु के कक्षा में अधिक से अधिक 2n² संख्या में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या हम बोले, हमको फिर से दोहराना चाहिए शायद। किसी भी परमाणु के कक्षा में अधिक से अधिक, मेरी बातों को थोड़ा सा गौर कीजिए, अधिक से
अधिक 2n² की संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं या चक्कर लगाते हैं। अब ये 2n² फंडा क्या है, देख के डरना नहीं है, इसको समझिए। जहां n बराबर क्या है, कक्षा की संख्या। बोर और ब्यूरी साहब, इस फॉर्मूले को किसने दिया, बोर और ब्यूरी। और इसी पूरे ये जो वह बात बोले कि किसी परमाणु के कक्षा में अधिक से अधिक 2n² संख्या में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं या लगा सकते हैं, तो इस चीज को कहते हैं बोर ब्यूरी नियम। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। बोर ब्यूरी साहब के फॉर्मूले के हिसाब से चेक करते हैं, जहां पे n क्या है, कक्षा की संख्या, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कक्षा 1 में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो कक्षा 1 में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वही 2n² इजकल टू 2 गुने, अब n बराबर क्या है, कक्षा की संख्या। आप कौन सी कक्षा ले रहे हैं, पहली कक्षा, तो n के जगह पे 1 लिख दीजिए और फिर उसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए, इजकल टू 2। यानी फॉर्मूला हमको बता दिया कि पहली कक्षा में आप 2 इलेक्ट्रॉन भरिए, या दूसरी भाषा में कहेंगे तो किसी भी परमाणु के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक चक्कर लगाता है। तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ये हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, ये हुआ दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे कक्षा 2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2n² इजकल टू, फॉर्मूला लगाइए 2 गुने, दूसरी कक्षा है तो 2 का स्क्वायर इजकल टू 4 दूनी 8। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें पता चला कि दूसरी कक्षा में बात को हमेशा जोड़ दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह सकता है या रहता है या चक्कर लगाता है। अभी हम जो जो बोल रहे हैं उसको बस अच्छे से समझिए और नोट्स का टेंशन नहीं लीजिए। अभी हम आपको एक सीरीज में जितना बताते जा रहे हैं सभी सारा का सारा नोट्स में लिखा देंगे, और जिन बातों को हम पिछले वीडियो में लिखा चुके हैं उस चीज़ को सिर्फ रिपीट नहीं करने वाले हैं। चलिए अभी सिर्फ समझने पे आपको जोड़ देना है। तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो कक्षा 3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n² निकाल दीजिए इजकल टू 2 गुने 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18। तीसरी कक्षा में उसी प्रकार 18 गो रहेगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। कक्षा 4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2n² इजकल टू 2 गुने 4 का स्क्वायर इजकल टू 32 होगा आपका, 4 चौक 16 दूनी 32। तो ये था बोर ब्यूरी का परमाणु मॉडल की किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अवस्थित रहता है या चक्कर लगाता है। अब बात को अच्छे से समझिएगा। किसी परमाणु में ये जो हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं कि पहली कक्षा में 2 भरेंगे, दूसरी में 8, तीसरी में 18, तो कोई भी परमाणु ले लीजिए, उसमें जो आप इलेक्ट्रॉनों का जो भरते हैं, जो वितरण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को वितरण का अर्थ होता है बांटते हैं, उसी को कहते हैं उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पूछ दिया जाएगा किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को कहते हैं। बात खत्म है, इतने सा बात होता है। इलेक्ट्रॉन जो आप बांट रहे हैं उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम 1-2 को परमाणु का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाएंगे कि किस तरह रहता है। इसको हम मिटा रहे हैं। जल्दी से देखिएगा। हम लेते हैं, शुरू करते हैं सोडियम से।
सोडियम परमाणु का परमाणु संख्या होता है 11 और किसी परमाणु का परमाणु संख्या का अर्थ होता है प्रोटॉनों की संख्या। उम्मीद करते हैं ये सब बात आपको पता होगा। प्रोटॉन की संख्या 11 है, चूंकि परमाणु विद्युतता होता है उदासीन, तो इसका अर्थ क्या है, सोडियम परमाणु में 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अर्थ है इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं, भरते हैं, देखते हैं किस प्रकार से अवस्थित रहता है। तो पहले हम बना दिए ये नाभिक, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भर दिए, ठीक है। अब ये बना कक्षा, अब भरेंगे इलेक्ट्रॉन। तो बोर ब्यूटी साहब क्या बोले, पहली कक्षा में 2 भरना, अधिक से अधिक, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। और आपको पता भी होना चाहिए कि परमाणु, आपके जो परमाणु ले रहे हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है। अब देखिए कक्षा 2 में क्या बोले हुए, 8 इलेक्ट्रॉन भरना अधिक से अधिक, 2 4 6 8। अब वो क्या बोले, तीसरी कक्षा में 18 भरना और हम भर दिए 1। अरे ये क्या कर दिए, 18 न भरना है। पहले यह देखिए आपके पास बजट कितना है, आपके पास जितना पैसा रहेगा आप उतने न खर्च करिएगा। यहाँ पे सोडियम के पास 11 परमाणु है, माफ कीजिएगा 11 को इलेक्ट्रॉन है, परमाणु संख्या 11 है यानी इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। अब इलेक्ट्रॉन 11 है तो पहली में भर दिए आप 2, दूसरी में आप भरे 8, तीसरी में आप भर देंगे 1, तो क्या हो गया 8 2 10 1 11। आपके पास अब इलेक्ट्रॉन है कहाँ जो आप भरिएगा। तो ये तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है। हम क्या बताए थे, बोर ब्यूटी साहब ने बोला था अधिक से अधिक। अब मेरे पास है ये ना है तो अधिक से अधिक न बोले, कम से कम तो 1 रह सकता है, तो रह रहा है। चलिए दूसरा परमाणु लेते हैं। जैसे सपोज करिए हम ले लेते हैं नियॉन। नियॉन का परमाणु संख्या होता है 10 यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 10, ठीक है। अब इसका देखते हैं। पहले हम ये बनाए नाभिक, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, देखते हैं। तो देखते हैं इसका पहली कक्षा में कितना रहेगा। तो बोर ब्यूटी साहब बोले 2, दूसरी कक्षा में 8, दो 2 4 2 6 2 8। अब तीसरी कक्षा में 0। क्यों 0? क्योंकि 10 तो इलेक्ट्रॉन है, पहला में 2 को भर दिए, दूसरा में 8 को भर दिया, बचा कहाँ। तो ये किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से दिखाया जाता है। यह तो हुआ फिगर के रूप में। अगर आपको शॉर्टकट में लिखना है तो देखिए नियॉन का कैसे लिखा जाता है। एनी संकेत के रूप में लिख दिए, परमाणु संख्या लिख दिए 10 और इसको ऐसे तीर देके 2 8 खत्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि पहली कक्षा में 2 है, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम क्या क्या समझे, परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रह सकता है अधिक से अधिक, वो समझे। फिर उसके बाद हम क्या समझे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, यह समझ गए। फिर हम आपको कुछ परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके भी दिखा दिए। अब एक चीज को समझिएगा, ऐसा देखा गया या ऑब्जर्व किया गया, यह कोई रूल नहीं है, जो देखा गया हम वो बता रहे हैं कि जिस परमाणु के, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा और नोट्स का हम बोल रहे हैं बार बार, ध्यान नहीं रखना है, अभी सब चीज़ लिखाएंगे। अब ऐसा देखा गया जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वह अस्थायी होता है। अब ये क्या बात हो गया, ऐसा देखने को मिला तो बता रहे हैं। जो भी परमाणु ले लीजिए जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है वो अस्थायी रहता है, एकदम स्वतंत्र रहता है, किसी से दोस्ती नहीं करता है। अब यह देखा गया तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा ऐसा परमाणु है जो अस्थायी रह सकता है। तो याद करिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे, परमाणु का डिफिनेशन दिए थे कि परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते हैं, लेकिन अपवाद में कुछ ऐसे परमाणु हैं जो रह सकते हैं। यह बात हम आपको बता चुके हैं। और जो अपवाद में हम बोले थे कि परमाणु मुक्त अवस्था में रह सकते हैं, ये वही सब परमाणु है जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए नियॉन। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो क्या आया, 2 और 8। अब अंतिम कक्षा का अर्थ क्या होता है समझिए।
हम आपको क्या बताएं, कक्षाएं अनंत होती है, उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन अंतिम कक्षा उसी कक्षा को माना जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। मतलब सबसे लास्ट वाला कक्षा जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो उस हिसाब से इसका अंतिम कक्षा यह दूसरी कक्षा होगा। यह जो हम परमाणु बनाए हैं पता नहीं कौन सा है, लेकिन इसका अंतिम कक्षा ये वाला होगा। यह वाला जो परमाणु बनाया है सोडियम का, इसका अंतिम कक्षा यह तीसरी कक्षा होगा। तो वह सबसे बाह्यतम कक्षा, सबसे बाहरी कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो वह उसका अंतिम कक्षा कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा देखा गया क्या कि जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है वह अस्थायी होता है। अब नियॉन को ले लीजिए, नियॉन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, यह अस्थायी है, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, यह किसी से दोस्ती नहीं करेगा, कोई परमाणु ला दीजिए सटवे नहीं करेगा, कतनों कुछ कर दीजिए। हाँ, बाद में आपको हम बताएंगे कि इसके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे, इसको मारेंगे पीटेंगे तब ये कर लेता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली तौर पर ये मुक्त अवस्था में रहता है। फिर दूसरा लीजिए आर्गन, परमाणु संख्या 18, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो 2, दूसरी कक्षा में 8, 8 2 10 हो गया, और तीसरी कक्षा में 8 माफ कीजिएगा, तो 2 8 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और इसको भी आप ध्यान से देखिए, इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से यह भी अस्थायी होता है, यह भी किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो यह जो घटना हो रही है, ऐसा जो देखा गया कि जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे रासायनिक रूप से अक्रिय रहते हैं, यानी वह किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, वह किसी से दोस्ती नहीं करते हैं, इसी चीज को कहते हैं अष्टक का नियम। अष्टक का नियम क्या है कि जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है वह अस्थायी होते हैं, बस यही है अष्टक नियम और कुछ नहीं है। तो चलिए जो चीज़ हम बताए हैं उसको जरा नोट किया जाए। चलिए एक बार फिर से कॉपी पेन निकाल लीजिए, अब आपको जरा नोट करना है। तो कहाँ तक हम लिखाए थे, समस्थानिक हो गया था, एग्जाम्पल उसका हो गया था, संभारिक लिखा दिए थे, फिर परमाणु की संरचना बता रहे थे। तो चलिए परमाणु की संरचना से स्टार्ट करते हैं। जो पिछले वीडियो में लिखा चुके हैं उसको नहीं लिखाएंगे, आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको क्या बताएं, परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक खास रास्ते पर ही चक्कर लगाता है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन खास रास्ते पर ही चक्कर लगाता है, जिसे क्या कहते हैं, उस खास रास्ते को कक्षा या आप कोष भी कह सकते हैं, कहते हैं। दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। परमाणु में अनंत कक्षाएं होती है। चलिए ये बात भी समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। अब हम क्या सीखे थे, इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण लिखते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को उस परमाणु
का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। आगे लिखिए, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बोर और ब्यूरी, माफ कीजिएगा, नामक दो वैज्ञानिकों ने समझाया। उनके अनुसार किसी परमाणु के कक्षाओं में, एक मिनट रुकिए, तो माफ कीजिएगा कोई आ गया था। कहाँ पे थे हम? परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर और ब्यूरी नामक दो वैज्ञानिकों ने समझाया। उनके अनुसार किसी परमाणु के कक्षा में अधिक से अधिक 2n² संख्या में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा गौर करना है, अधिक से अधिक। एक मिनट रुकिए। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन खास रास्ते, एक खास रास्ते रहने दीजिए, एक खास रास्ते पर ही चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्षा या कोष कहते हैं। ठीक है, परमाणु में अनंत कक्षाएं होती है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बोर और ब्यूरी नामक दो वैज्ञानिकों ने समझाया। उनके अनुसार किसी परमाणु के कक्षा में अधिक से अधिक 2n² संख्या में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। यहाँ पर साथ में लिख लीजिए, जहाँ n बराबर कक्षा की संख्या, ये भी लिख लीजिए तब नोट करिए। दिख रहा है? हाँ चलिए ठीक है, नोट करिए। फिर से हम बोल रहे हैं, राइटिंग के लिए थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा।
चलिए जल्दी से एक फिगर बना लीजिएगा। इतना सा लिखने के बाद आपको एक फिगर बनाना है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना लीजिए, कक्षा बना दीजिए। और डॉट 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 करके आपको अनंत कक्षाएं बना देनी है। अब उसमें आपको पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, दूसरा में आपको 8 इलेक्ट्रॉन भर देना है, तीसरा में आपको 18, 2 4 6 8 10 12 14 16 और कहाँ दें एक, चलिए यहीं पे देते हैं 18। ठीक है, रुकिए एक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिए कक्षा 1 में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n² इक्वल टू 2 गुने 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। फिर लिखिएगा कक्षा 2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n² इक्वल टू 2 गुने 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। कक्षा 3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n² इक्वल टू 2 गुने 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 18। इसी तरह आपको जहाँ तक होगा लिख दीजिएगा, नहीं तो अगर आपको समझ में आ रहा है बॉड ब्यूरी क्या करना चाहते थे तो 1-2 एग्जाम्पल में भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसको नोट कर लेना है उतना सा लिखने के बाद। चलिए ये फिगर हम रहने देते हैं और इधर थोड़ा सा निखारते हैं क्योंकि फिगर का ज़रूरत है। अगला पॉइंट लिखिए, जो परमाणु, ये लिखते हैं, जो परमाणु, रुकिए एक सेकंड, ऐसे लिखिए, ऐसा देखा गया कि जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश समझे ना, अंतिम कक्षा, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, वे परमाणु रासायनिक रूप से अक्रिय रहते हैं। अक्रिय या उत्कृष्ट आप कह सकते हैं। अभी समझाएंगे दोनों का मतलब क्या है। रहते हैं, इसे ही
अष्टक का नियम कहते हैं। जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं वे रासायनिक रूप से अक्रिय या उत्कृष्ट रहते हैं। अब रासायनिक रूप से का क्या अर्थ है, यानी आपको अब रसायन शास्त्र की भाषा में समझना है। रासायनिक रूप से अक्रिय, अक्रिय यानी जो रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन मतलब किसी दूसरे परमाणु से दोस्ती नहीं करेगा, वो अकेला रहना पसंद करेगा, उसी को कहते हैं अक्रिय। अब उत्कृष्ट किसको कहते हैं, जैसे देखिए सपोज करिए कोई बच्चा है, वो दोस्ती नहीं करना चाहता है। अब हम आए दबंग, कह रहे दोस्ती तुमको करने होगा, मारेंगे, पूरा उसको धमकी उमकी दिए या उसको बहुत ज़्यादा लोभ दे दिए, पैसा दिए, धमकी दिए, जैसे भी दिए। वो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको जिद करने के बाद, मनाने के बाद, मारने पीटने के बाद वो दोस्ती कर लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा हमको मेहनत लगा दोस्ती कराने में। तो वैसे परमाणु को कहते हैं उत्कृष्ट। उत्कृष्ट जो बहुत ज़्यादा उसको दबाव देने के बाद वो कर लेता है, अक्रिय जो करता ही नहीं है। तो जो रासायनिक रूप से तब वह क्या कहलाते हैं, अक्रिय कहलाते हैं या उत्कृष्ट रहते हैं। आप कहलाते हैं या कहते हैं या रहते हैं, जो कहना है कहिए। तो जिसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है वह ऐसा बिहेवियर दिखाता है, इसे ही अष्टक का नियम कहते हैं। अब इसमें कुछ अपवाद भी है, उसको समझ जाइए। हीलियम, हीलियम परमाणु देखिए जरा ध्यान से, संकेत है He, इसका परमाणु संख्या 2 होता है, परमाणु द्रव्यमान 4। इसका जब आप परमाणु का स्ट्रक्चर बनाइएगा तो इसमें 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है। अब इसमें 2 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी है, वाजिब सा बात है, 2 को ही रहेगा। तो देखा गया हीलियम जो तत्व है, जो यह क्या कहता है परमाणु है, यह भी अक्रिय रहता है। तो अष्टक नियम में अपवाद के रूप में ये 2 इलेक्ट्रॉन भी आता है, इसको जरा सा आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और जितना भी अधिक संख्या वाले इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु है वो सभी अष्टक नियम का पालन करता है और स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है। लेकिन हीलियम एक ऐसा तत्व है जो 2 इलेक्ट्रॉन में ही वह स्टेबल रहता है। अब जैसे लिथियम एक तत्व ले लीजिए, 3 परमाणु संख्या होता है, परमाणु द्रव्यमान 7, यहाँ पे बनाते हैं। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, अधिक से अधिक, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में कितना रहेगा, 1 बचा, 1 रख दिए। तो यह क्या करता है, हीलियम के जैसा बनने की कोशिश करता है। अब जो जिसके करीबी रहेगा उसी के जैसा बनने की कोशिश करेगा। आपके रिलेशन में कोई अच्छा पदवी पे नौकरी चाकरी ले लेगा तो आप भी चाहेंगे, आपके घर वाले भी उसी का एग्जाम्पल देंगे, देखो वो ये बन गया, तुम भी मेहनत करो। तो उसी प्रकार से ये जो हीलियम तत्व है, इसका भी परमाणु में देखिए, पहला कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अधिक से अधिक 2 रह सकता था, 2 भर दिए, और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका पास वाला कौन सा परमाणु है या कहें तो तत्व है, हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2 और लिथियम का 3, दोनों करीबी है। तो इसमें देखिए ये 2 गो रह के 2 इलेक्ट्रॉन रख के स्टेबल है। तो यह भी चाहता है कि किसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन को भगा करके हम भी अपने अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखें, तब हम स्टेबल हो जाएंगे। क्योंकि इसके लिए दूसरी कक्षा में और बाकी 7 इलेक्ट्रॉन ला पाना बेहद ही मुश्किल है। इसीलिए इसके लिए आसानी यही होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन फेंक दें और 2, जिस प्रकार से हीलियम स्टेबल आता है अपवाद के रूप में, उसी प्रकार से हम भी स्टेबल हो जाएं। तो अष्टक का नियम 8 इलेक्ट्रॉन को तो कहता है, लेकिन हीलियम उसका अपवाद है, और हीलियम के आसपास के जो परमाणु होते हैं वो हीलियम के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो ये भी उसी में आते हैं, अष्टक के नियम में ही, बस अपवाद के रूप में यहाँ पे 8 के जगह पे ये 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल रह जाता है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, इतना सा आपको नोट करने के बाद एग्जाम्पल लिखना है। जैसे अब कौन कौन सा तत्व है तो लिखिए, हीलियम शब्द में लिख देते हैं, हीलियम। इसका संकेत क्या होता है, He। और कौन सा है, आर्गन। इसका संकेत क्या होता है, Ar। और कौन सा है, नियॉन। तो यहाँ पे भी लिख लीजिए, नियॉन।
इसका संकेत Ne। आप इन तत्वों को जरा ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा, परमाणु संख्या लिखेंगे समझ में आ जाएगा। हीलियम 2 4, आर्गन आपका 18 40, नियॉन 10 20, यहाँ पे लिख दीजिए आदि। हीलियम देखिए, इसका अंतिम कक्षा में या कहें तो इसमें परमाणु संख्या इसका कितना है, 2 है। तो 2 कहाँ पे रह सकता है अधिक से अधिक, पहली कक्षा में ही रहता है 2, तो यह स्टेबल रहता है। अब चूंकि यह 2 ही इलेक्ट्रॉन में स्टेबल रहता है तो ब्रैकेट में हम इसीलिए जगह छोड़े थे, लिख दीजिए अपवाद। जो नियम को पालन नहीं करते हुए भी स्टेबल है, इसी वजह से इसको अपवाद में रख दिए। अब आर्गन को ध्यान से देखिए, इसका परमाणु संख्या कितना है, 18, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें कितनी होगी, 18। अब यहाँ पे देखिए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहा, ठीक है, अधिक से अधिक। दूसरी कक्षा में हम 8 इलेक्ट्रॉन रख दिए, अधिक से अधिक 8 को रह सकता है तो 8 रख दिए, कितना हुआ 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। अब मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 10 हो गया है, 18 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन बचा। तीसरी कक्षा में हम अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन तो रख सकते हैं, लेकिन 8 का इलेक्ट्रॉन बचा है तो 8 इलेक्ट्रॉन रख दिए। तो यह हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से लिख दिए हैं सिर्फ अंक के रूप में। तो आप देखिए, पहला कक्षा में 2 था, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8। अब चूंकि अंतिम कक्षा में यहाँ पे ध्यान से देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से यह किसी से दोस्ती नहीं करता है आसानी से, इसीलिए इसको उत्कृष्ट गैस कहते हैं। यह मुक्त अवस्था में अकेला परमाणु रहता है। हम आपको बताए थे कि परमाणु मुक्त अवस्था में यह स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यह सब जो आप देख रहे हैं परमाणु एग्जाम्पल, ये सब स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, क्योंकि यह अपने में मगन है, यह एकदम स्टेबल है। नियॉन, इसका परमाणु संख्या होता है 10, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कीजिए। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए अधिक से अधिक, दूसरा कक्षा में 8 भर सकते हैं, 8 भर दिए। तीसरा कक्षा में क्या भरिएगा, कुछ नहीं, क्योंकि इसका परमाणु संख्या है 10, यानी प्रोटॉनों की संख्या है 10। अब प्रोटॉन की संख्या 10 है, क्योंकि यह विद्युत उदासीन है, इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा 10, तो 2 8 तो भरिए दिए। तो देखिए इसका अंतिम कक्षा दूसरी कक्षा है, और दूसरी कक्षा में क्या है, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो यह भी क्या हो गया, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस आप कह सकते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब ऐसा हम एग्जाम्पल बना दिए हैं, आपको अच्छे से नोट्स बनाना है तो थोड़ा हम बोले थे फिगर रहने देते हैं, तो फिगर बना लीजिएगा। जैसे हीलियम का आपको बनाना है तो छोटा सा फिगर बना ही देते हैं। देखिए ऐसे गोल जैसा आपको नाभिक बना देना है, एक ठो आपको बना देना है कक्षा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देना है। अब जैसे आर्गन है, आर्गन का फिगर आपका ये वाला है, तो ये वाला फिगर उतार लेना है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और आपका यहाँ पे कितना है, माफ कीजिएगा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जरा सा मिटाना होगा, जरा सा इसमें थोड़ा सा बदलाव का जरूरत है। चलिए रहने देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तो यह हो गया आपका आर्गन, नहीं आर्गन का बना देते हैं नियॉन का इलेक्ट्रॉन, नियॉन का फिगर ये हो गया, तो ये उतार लीजिएगा नीचे में अच्छे से। अब आर्गन का आपको बनाना है तो इसी प्रकार बना दीजिएगा, न्यूट्रॉन भर दीजिएगा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ठीक। अब 2 8 8, तो 2 भर दिए। आर्गन के नीचे में फिगर बनाइएगा अच्छे से, हम तो रफ में बना रहे हैं। 8 भर दिए, और फिर से 8 हम भर दिए। ये बन गया आपका आर्गन का फिगर, तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये खत्म हो गया मेरा अष्टक का नियम।
तो देखिए, हम तो आपको समझाने के लिए बोले कि परमाणु को दोस्ती करना होता है, उसको कुछ ज़रूरत होता है तो वह दूसरे परमाणु से समझौता कर लेता है। लेकिन इसको अब केमिस्ट्री की भाषा में, रसायन शास्त्र की भाषा में कैसे बोलेंगे? तो ऐसे नहीं बोलना है कि उसको दोस्ती करना है, उसको ज़रूरत है, उसको पैसा की ज़रूरत है, ये तो समझाने के लिए आपको बोले। तो रसायन शास्त्र में इसको कैसे बोलेंगे? अगर आपसे पूछेंगे कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ दोस्ती या अटैचमेंट या कहें तो क्यों जुड़ता है, एक परमाणु है दूसरा परमाणु, वो दोनों आपस में क्यों जुड़ जाता है, तो क्या है इसका कारण? अष्टक पूरा करना। परमाणु अष्टक नियम का पालन के लिए दूसरे परमाणुओं के साथ क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। और इस जुड़ना वाले शब्द को रासायनिक क्षेत्र में बोलते हैं, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया करना। हम पहले एक्शन किए, फिर वो दोस्ती का रिस्पॉन्स कुछ दे रहा है, दोस्ती हो गया तो उसको कहते हैं रिएक्शन। तो इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। रसायन का इंग्लिश होता है केमिकल, और आप कुछ क्रिया किए फिर वह प्रतिक्रिया किया तो इसको कहते हैं रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन करता है, या रासायनिक रिएक्शन का हिंदी होता है अभिक्रिया करना। तो इस चीज को नोट करिए। अगर पूछा जाए कि कोई भी पदार्थ क्यों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो अष्टक नियम का पूरा करने के लिए। अब अष्टक नियम का क्यों पूरा करते हैं? तो क्योंकि उसको अस्थायी होना होता है। तो लिखिए, कोई, ऐसे लिखिए, पदार्थ परमाणु ब्रैकेट में लिख दीजिए दूसरे पदार्थ से परमाणु लिख दीजिए ब्रैकेट में अष्टक के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। समझिएगा, पदार्थ दूसरे पदार्थ से अष्टक के नियम का पालन करने के लिए। अब यह कोई स्टूडेंट है नहीं पदार्थ, समझिएगा बात को, कि उसको कुछ हम टीचर बन गए, हम कुछ नियम बता दिए, देखो तुमको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, तो वह ऐसा नियम का पालन करने लगेगा। तो यह कोई स्टूडेंट नहीं है। अष्टक का नियम का पालन करने का यहाँ पे मेरा तात्पर्य है अस्थाई होने के लिए। अस्थाई होने के लिए केमिस्ट्री की भाषा में, रसायन शास्त्र की भाषा में हम कह देते हैं अष्टक के नियम का पालन करने के लिए, लेकिन वास्तविक में अस्थाई होने के लिए रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। कोई पूछ देगा कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्यों अभिक्रिया करते हैं, तो अष्टक का नियम का पालन करने के लिए, या आप उसको कहिए अस्थाई होने के लिए। ठीक है। अब एक बात और समझिए, हम ब्रैकेट में यहाँ पे परमाणु क्यों लिखें? क्योंकि कभी भी रिएक्शन होता है, कभी भी जो अभिक्रिया होता है, वो पदार्थ दूसरे पदार्थ से नहीं करता है, बल्कि पदार्थ जो जिस परमाणु से बना होता है उसका परमाणु करता है समझौता। मेरा जो परमाणु है, उधर का जो पदार्थ का परमाणु है, वो समझौता करेगा। तो पदार्थ, अब ब्रैकेट में हम परमाणु भी लिख दिए, आपको कहीं कहीं पे पदार्थ भी कहेगा, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करता है, या आपको परमाणु भी देखने को मिलेगा। तो दोनों बात एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है। पदार्थ भी जब अगर हम बोलेंगे कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करता है, तो आपको समझना है पदार्थ के अंदर का परमाणु अभिक्रिया करता है। और अगर परमाणु बोल रहे हैं तो परमाणु तो बोल ही रहे हैं। चलिए इसको नोट करिए। चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन अणु। शब्द को जरा ध्यान से देखिए,
ये परमाणु हम नहीं लिखे हैं, अणु लिखे हैं। और अणु किसको कहते हैं? जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर कोई पदार्थ बनाते हैं तब उसको अणु कहते हैं। तो यहाँ पे अणु लिखे हैं, तो जरूर वाजिब सा बात है इसमें दो या दो से अधिक परमाणु होगा। तो चलिए पहले हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H, हम H लिख दिए। अब बताइए हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है टोटल? तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1। परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या, यानी हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना है? 1। तो चूंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1 ही होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन चलिए हम यहाँ पर दिखा देते हैं, उतना हम फिगर नहीं बनाएंगे, कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे, यहाँ सीधा बगल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। अब यह हाइड्रोजन है व्याकुल, यह अस्थाई होना चाहता है। क्यों? क्योंकि यह अपना देख लिया है करीबी, इसका जो पड़ोसी है जिसको कहते हैं गोतिया, हीलियम है। हाइड्रोजन के बाद कौन आता है? हीलियम, जिसका परमाणु संख्या 2 होता है। हीलियम परमाणु को आप ध्यान से देखिएगा तो उसका जो पहली कक्षा में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन रहने पर भी इसको देखा गया क्या? यह अस्थाई होता है, अपवाद में है। ये 2 इलेक्ट्रॉन रख करके भी खुश से संतुष्ट है। तो इसको भी दिखा दे, उसकी करना था कि हीलियम खुश है जब 2 इलेक्ट्रॉन रखे, तो हम भी अपने अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। यह है हाइड्रोजन परमाणु, यह है आपका हीलियम परमाणु। ठीक है, इसका यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब यह चाह रहा है कि हमको भी कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, हम भी हीलियम जैसा बन जाए और अस्थाई हो जाए, और हम भी मुक्त अवस्था में रह सकें, स्वतंत्र रूप से रह सकें। तो कोई मिल नहीं रहा था। तब एक हाइड्रोजन परमाणु और आ गया इसके पास। यह भी उसको वही कहानी सुना रहा था कि अरे हमको 1 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, तुम अपना दे दो। ये कहेगा हमको खुद ज़रूरत है, तुम ही अपना दे दो। तो दोनों में हुआ तो कहा कि चलो एक काम करते हैं, तुम मेरा भी इलेक्ट्रॉन रखो, हम तुम्हारा भी इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दोनों मिल के रहेंगे आपस में, कोई झगड़ा नहीं करेंगे। तुम मेरा 1 इलेक्ट्रॉन रखो, हम भी तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दोनों आपस में उसको काम चला लेंगे। तो दोनों आपस में क्या किया? अपना अपना इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, बॉन्ड बना लिया। इसी को कहते हैं साझा करना। अब साझा कर लिया तो देखिए इस वाले हाइड्रोजन परमाणु के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। इस वाले हाइड्रोजन परमाणु के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और यह मुक्त अवस्था में अब स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि हीलियम भी 2 इलेक्ट्रॉन रख के जब खुश था तो ये दोनों भी तो 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया है, भले दोनों आपस में साझा कर लिया है, दोनों का पैसा है, वो दोनों खुश है। तो यह भी अब स्वतंत्र रह सकता है हीलियम के अनुसार, और यह रहता है। तो इसी वजह से हाइड्रोजन अणु का संकेत हम लिखते हैं H2। H2 का अर्थ है 2 हाइड्रोजन परमाणु होता है। हाइड्रोजन जब गैस आप लीजिएगा तो वह हमेशा H2 के फॉर्म में होता है, H के फॉर्म में नहीं रहता है, यानी अकेला नहीं रहता है। हाइड्रोजन एटम है, दोनों आपस में मिल के रहेगा। जितना भी आप हाइड्रोजन गैस लीजिएगा सब आपस में मिल के रहता है। तो यह हो गया आपका हाइड्रोजन अणु। दूसरा लीजिए एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाम सुन के डरना नहीं है, बस केमिस्ट्री में नाम लंबा चौड़ा रहता है लेकिन है कुछ नहीं। हम क्या लिखें? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका हम बता देते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम फिर से हाइड्रो इसमें शब्द है तो 1 हाइड्रोजन जरूर होगा, यहाँ पे हम H लिख देते हैं। अब इसके पास भी क्या है? 1 परमाणु है। अब यह भी चाह रहा है कि मेरा कोई इलेक्ट्रॉन हमको एगो दे दो, नहीं तो हम क्या करते हैं, इसको अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? आप किसी से, आपके पास 1 रुपया है, आपको 2 रुपया की ज़रूरत है, आप खूब कोशिश कर रहे हैं कि कोई 1 रुपया दे दो, हम 2 रुपया में खुश हो जाएंगे। जब आपको नहीं मिलेगा कहीं से 1 रुपया तो आप थक हार के क्या कहिएगा? ये 1 रुपया मेरे पास है, इस वजह से हम क्या हैं? वो अस्थाई हैं, हम स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, ये जो 1 रुपया हमको टेंशन दे रहा है ना, इसको भी हम फेंक देते हैं। 2 रुपया अगर नहीं मिलेगा तो हम 1 रुपया भी नहीं रखेंगे। तो इसके पास क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिल रहा है, तो यह क्या कहेगा? चलो हम इलेक्ट्रॉन अपना फेंक देते हैं। तो यह अब कहने लगा, कोई लेगा, अरे मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो। अब क्लोरीन एक ऐसा परमाणु है जिसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन बना दिए। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 7, 8 2 10 और 7 17, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी उसमें 17। तो तीसरी कक्षा में आप देख सकते हैं कितना
इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। और अष्टक के नियम के अनुसार क्लोरीन भी अस्थाई होना चाहेगा, और अस्थाई होने के लिए इसको अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी इसको 8 पुराने के लिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, और हाइड्रोजन यहाँ देने के लिए तैयार है। तो हो गया, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, आपको पैसा लेने के लिए तैयार है, हो गया समझौता। तो हाइड्रोजन क्या किया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दान में दे दिया। अब वो बक्सा वाला कॉन्सेप्ट जरा याद करिए, हम क्या बोले थे। कोई यह बक्सा है, इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी इस पे कुल आवेश कितना है, 0, क्योंकि 2 प्लस चार्ज है, 2 माइनस चार्ज है, ठीक है। अब कोई बक्सा है, इसमें से 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन हम निकाल के फेंक दिए, 1 इलेक्ट्रॉन हेवन निकल गया। तो इसके पास कितना, यहाँ पे बक्सा में केगो इलेक्ट्रॉन बचा, मात्र एगो। तो अभी इस पे कुल आवेश देखिए, तो फेंकने के बाद कितना बचा, 2 प्रोटॉन, यानी 2 प्लस चार्ज है, 2 प्लस लिखिए, प्लस में 2 है प्लस। अब इलेक्ट्रॉन के एगो है, एगो, यानी इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, तो -1। कुल मिला के कितना आ जाएगा, 1। 2 रुपया आपके पास फायदा है, समझिएगा, 2 रुपया आपके पास पैसा है, और 1 रुपया आपके पास कर्जा है। तो कुल मिला के आपके पास कितना पैसा बचेगा, मात्र 1 रुपया। तो 1 चार्ज यहाँ पे लिख दिए, +1 चार्ज, ठीक है। उसी तरह कोई बक्सा है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हम 1 इलेक्ट्रॉन इसको फेंक दिए। अभी जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस पर नेट चार्ज कितना होगा, -2। 1 इलेक्ट्रॉन जब हम फेंक देंगे तब इस पर नेट चार्ज कितना होगा, -1, क्योंकि 2 रुपया कर्जा था तो -2 चार्ज था। अब एगो इलेक्ट्रॉन फेंक दिए, यानी 1 कर्जा खत्म कर दिए। अब बचा टोटल कितना कर्जा, जब 1 इलेक्ट्रॉन फेंक देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन न बचेगा, तो कुल चार्ज इस पूरे बक्से पे कितना रहेगा, -1। इतना याद रखिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा किसी बक्से पर उतना माइनस चार्ज, और जितना प्रोटॉन रहेगा उतना प्लस चार्ज। अब दोनों मिल के रहा तो जोड़ घटाव कर देंगे, प्लस माइनस आपस में जोड़ देंगे, देखते हैं क्या आता है, वही कॉन्सेप्ट करना है। चलिए अब आइए फिर से, अब हाइड्रोजन परमाणु को जरा ध्यान से देखिए, यह क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या दे रहा है, दान में। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन, परमाणु विद्युतता होता है उदासीन है, तो इसमें 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन यह दान दे दिया तो इसके पास बचा क्या, सिर्फ 1 प्रोटॉन ना। अब प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। तो यह इसको दान देने के बाद हाइड्रोजन परमाणु पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। देखिए आप, हाइड्रोजन परमाणु इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब यहाँ पे क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रहा है। क्लोरीन परमाणु पहला विद्युतता क्या है, उदासीन है, क्योंकि इस पे जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन भी है, इसीलिए विद्युतता उदासीन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन इस पे एक्स्ट्रा आ गया, माइनस चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन आया, एगो। तो माइनस चार्ज की एगो इस पे आ जाएगा, एगो। तो हाइड्रोजन में आ गया प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन देने के बाद। अब क्लोरीन में क्या आ गया, माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद, +1 -1। अब देखिए यह स्वतंत्र हो गया, यह इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो यह अब खुश है, चलो जो झंझट था हम दान कर दिए। अब क्लोरीन भी खुश है कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, हम 1 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 8, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ चुका है। लेकिन अब झमेला यह हो गया कि जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का दान किया, इस पे प्लस चार्ज आ गया, और क्लोरीन जैसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इस पे माइनस चार्ज हो गया। अब प्लस और माइनस चार्ज आपस में क्या होता है, विपरीत आवेश आपस में क्या होता है, आकर्षित होता है, अट्रैक्ट हो जाएगा, तो यह दोनों आपस में सट जाता है। तो HCl यह आपस में सट गया, एगो में प्लस चार्ज रहता है, एगो में माइनस चार्ज रहता है। अब कुल मिला के पूछेंगे इस पे कितना आवेश है, तो 0, क्योंकि इस पे 1 प्लस चार्ज है, इस पे 1 माइनस चार्ज है, दोनों मिला के +1 और -1 मिला के कितना होगा, 0। तो कुल मिला के HCl पे क्या होता है, 0 चार्ज। और यही जो HCl बना, 2 परमाणु मिलकर, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह आप अच्छे से पढ़िएगा, अम्ल क्षार और लवण वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़िएगा, अम्ल क्या होता है, उस पर अभी नहीं जाते हैं। बस आप देखिए कि 2 परमाणु आपस में अटैच किस प्रकार होता है, जुड़ता किस प्रकार से। तो यह इस प्रकार से जुट गया। और एग्जांपल लीजिए आप, नाइट्रोजन अणु। आप ध्यान से देखिए, यहां पे जो हो रहा है, यह दान नहीं दे रहा है, ये बस साझा कर रहा है, साझेदारी कर रहा है। तुम्हारा भी रहेगा, मेरा भी रहेगा।
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दान दे रहा है, हम एक इलेक्ट्रॉन तुमको दान दे दिए, तो यहाँ ये जो चिपका है प्लस माइनस के वजह से चिपका है, और यहाँ जो ये चिपका है ये सिर्फ बॉन्ड बनाया है कि तुम मेरा भी रखो हम तुम्हारा भी रखेंगे, दोनों में अंतर है। अब नाइट्रोजन अणु को ध्यान से देखिए, तो नाइट्रोजन हम पहले एक परमाणु बना दिए, अब नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी इसमें 7। तो पहली कक्षा में इसका कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए 2, दूसरी कक्षा में 5। अब बताइए नाइट्रोजन परमाणु को यहां पर देखिए साइड में हम नाइट्रोजन परमाणु बना रहे हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5। अब अष्टक के नियम पूरा करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, या तो यह 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दे। तो चूंकि यह दान करने जब निकलेगा तो इसको 5 बार आदमी खोजना पड़ेगा दान देने के लिए, तो वो थोड़ा मुश्किल है। और 3 को लेना आसान है, 5 के कंपैरिजन में समझिए, अगर 5 देना आसान है या 3 लेना आसान है, तो सर 3 लेना आसान है, तो यह 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो नाइट्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यह खोज रहा है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, तो एक और नाइट्रोजन आ गया, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही है। तो एक काम करता है कि चलो तुमको भी 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, ये कहा हाँ, हमको भी 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, हाँ, तो चलो तुम भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, हम भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, आपस में साझा कर लेते हैं। तो यह निकाला अपना 3 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा का, और यह भी अपना निकाला 3 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा का, तीनों आपस में क्या कर लिया, साझा, या इससे जुड़ गया या इससे जुड़ गया या इससे जुड़ गया। अब साझा कर लिया तो इस वाले नाइट्रोजन को देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही कक्षा में, 5 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में था, अब 3 इलेक्ट्रॉन इसका भी यह ले रहा है क्योंकि मालिक अब इसका भी है, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8। तो उस हिसाब से बाहरी जैसे साझा यह किया तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो 8 हो गया, तो यह भी स्टेबल हो गया। अब इसको देखिए 2 5 है और 3 इसका भी इसका मालिक है, इसमें भी हिस्सेदारी है, तो 3 इसमें भी जोड़ दीजिए, 2 8 हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों का पूर्ण हो जाता है अष्टक के हिसाब से, और दोनों स्टेबल हो जाता है। इसी वजह से नाइट्रोजन गैस जो आप देखने को मिलेगा आपको, वह अणु के रूप में मिलेगा, जो है आपका N2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से आपको तरह तरह का चीज दिखाते हैं, अलग अलग तरह का आपको अणु देखने को मिलेगा। देखिए अमोनिया, बस नाम है, नाम से डरना नहीं है। यह पहला एग्जाम्पल है, यह है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब जैसे देखिए अमोनिया, अमोनिया को छोड़ दीजिए, इसका हम फॉर्मूला आपको बताते हैं कि यह किस प्रकार का होता है। पहला इसमें नाइट्रोजन परमाणु होता है। अब नाइट्रोजन को कितना जरूरत है इलेक्ट्रॉन का, आपको बता चुके हैं, कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो यह 3 इलेक्ट्रॉन तैयार करके रखा है कि हम किसी से 3 इलेक्ट्रॉन साझा करके ले लेंगे। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन परमाणु आया, वो कहा कि अरे हमको 1 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। ठीक है, आ जाओ भाई, हम 1 इलेक्ट्रॉन तुमको दे देंगे। एक हाइड्रोजन आ गया। अब एक और हाइड्रोजन आया कि हमको भी 1 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, कहा हाँ आ जाओ, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी है, तो एक और आ गया। अब एक और हाइड्रोजन आ गया, कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन हमको भी ज़रूरत है, कहा आ जाओ तुम भी। अब यह हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, यह भी निकाला, यह भी निकाला, तीनों आपस में साझा कर लिया। तो कुल मिला के फॉर्मूला क्या बन गया, NH3। ध्यान से यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन जो परमाणु है उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया साझा करने के बाद, इस वाले हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इस वाले को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, और नाइट्रोजन को 3। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन को ध्यान से फिर से देखिए, अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन था, 2 5। अब देखिए यहाँ पे साझा करने के बाद इसको और एक्स्ट्रा क्या मिला, 1 2 3, यानी +3, तो 2 8 का इसका भी अरेंजमेंट हो गया। तो यह भी अष्टक को पूरा करते हुए नाइट्रोजन भी आपका अस्थायी हो गया। तो इस प्रकार से कोई परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। तो वह देखा जाएगा कि परमाणु, एक जैसा परमाणु आपस में कैसे जुड़ता है और अलग अलग कैसे जुड़ सकता है, दोनों टाइप से जुड़ सकता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन को देखिए, ये दोनों एक ही कंपनी का परमाणु है, एक ही तत्व का परमाणु है, तो आपस में जुड़ गया है।
और यह अमोनिया को ध्यान से देखिए, यह अलग है, यह अलग है, फिर भी आपस में जुड़ गया। समझौता अगर हो जाएगा ठीक ठीक तो जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को देखिए, यहाँ इसको जरूरत था दान देने को, इसको जरूरत था लेने का, तो ये दोनों आपस में जुड़ गया। नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल सिर्फ मिटाएंगे और आपको एग्जाम्पल देते हैं। चलिए देखिए, सोडियम क्लोराइड, यह भी एग्जाम्पल है। जितना एग्जाम्पल आप देखिएगा उतना आपको थोड़ा सा समझ में ज़्यादा आएगा। क्लोराइड, नाम देख के फिर से डरना नहीं है। सोडियम है तो सोडियम हम एक परमाणु लिख दिए Na। अब सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तो कैसा होगा। प्रोटॉनों की संख्या इसमें कितनी होती है, 11, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी 11। पहली कक्षा में रहा 2 बोर्ड ब्यूरी के हिसाब से, दूसरी कक्षा में रहा 8 बोर्ड ब्यूरी के हिसाब से, बचा के एगो इलेक्ट्रॉन, तो तीसरा कक्षा में एगो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। अब सोडियम हो गया पागल कि यह एक इलेक्ट्रॉन फालतुआ में मेरा तीसरा कक्षा में है, अगर हम किसी तरह से इसको फेंक दें तो मेरा 2-8 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, हम भी अस्थायी हो जाएंगे। अष्टक के नियम के अनुसार यह इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेगा तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और यह अष्टक के हिसाब से स्टेबल हो जाएगा। तो यह खोज रहा है कि हम किसी को इलेक्ट्रॉन एगो दान दे दें। तब आ गया क्लोरीन परमाणु, फिर से यह कह रहा है क्या, हमको एक इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, तो ये कहा ठीक है भाई ले लो, तो यह एक इलेक्ट्रॉन इसको दान में दे दिया। अब जैसे दान में दिया, चूंकि परमाणु विद्युतता होता है उदासीन, और इलेक्ट्रॉन एगो जैसे निकाला तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, तो इस पर आ जाएगा दान देने के बाद Na प्लस चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। पहले है देखिए चार्ज, देखिए यह है सोडियम, ध्यान से समझिएगा, इस पे अभी कुल आवेश कितना है, 0। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इलेक्ट्रॉन एगो निकला, माइनस चार्ज एगो निकला, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर फिर से वापस ले लिया तो यहाँ पे प्लस और -1 एगो फिर से लेगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो +1 चार्ज आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन को ध्यान से, क्लोरीन के पास फिर से यह है विद्युतता उदासीन, एक इलेक्ट्रॉन ये जैसे लिया इस पे आ गया माइनस चार्ज, तो Cl माइनस हो गया। अब प्लस माइनस जैसे आपस में आया सट गया, तो यह बन गया NaCl, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। और यही है आपका खाने का नमक, आप जो नमक खाते हैं वो यही है NaCl, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इसको अब नोट कर लीजिए। और यहीं से कॉन्सेप्ट अब आपका चलेगा संयोजकता का। अब संयोजकता समझिए क्या होता है। हम आपको नाइट्रोजन परमाणु से समझाए कि नाइट्रोजन परमाणु का परमाणु संख्या होता है 7, इसका पहला कक्षा में 2 रहेगा, दूसरा में 5 रहेगा। अब बताइए इसका अंतिम कक्षा कौन सा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा वही अंतिम कक्षा होता है, तो दूसरी कक्षा इसका अंतिम कक्षा है अभी। तो इसके पास 2 ऑप्शन है अष्टक को पूरा करने के लिए, या तो यह हीलियम गैस की तरह बन जाए, यानी अपना अंतिम कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रखे और 5 को किसी तरफ फेंक दे, और या तो यह किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले ले और यह क्या बन जाए आपका नियॉन गैस की तरह, क्योंकि नियॉन गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2-8 का। या तो यह 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले, जिससे यह बन जाएगा नियॉन गैस की तरह, जो कि होता है अस्थायी। या तो यह 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके हीलियम गैस जैसा बन जाए, यह भी अपना अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है और यह भी होता है अस्थायी। 2 ऑप्शन है, तो इसके पास आसान वाला ऑप्शन कौन सा है यह समझिए। न्यूनतम कौन सा इलेक्ट्रॉन का संख्या है जिसको यह क्या करे, या तो साझा कर ले या तो स्थानांतरण कर ले। स्थानांतरण का अर्थ है या तो दे दे या किसी से ले ले। स्थानांतरण का अर्थ यही होता है ट्रांसफर करना। ट्रांसफर, चाहे ट्रांसफर कैसे हो सकता है, लेकर भी ट्रांसफर होता है, देकर भी ट्रांसफर होता है। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो यह साझा कर ले या ट्रांसफर कर ले इलेक्ट्रॉन का। तो क्या करेगा यहाँ पे देखिए, आसान इसके लिए क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है
5 इलेक्ट्रॉन को त्यागना बहुत मुश्किल है, त्यागना बहुत मुश्किल है। 5 इलेक्ट्रॉन किसके कंपैरिजन में? 3 इलेक्ट्रॉन लेने के या 3 इलेक्ट्रॉन साझा करने के। ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से साझा कर लेगा, इसको आसान लगेगा, लेकिन 5 को त्याग करना इसके लिए मुश्किल है। 3 रुपया या किसी से भी मांग लेगा, लेकिन 5 रुपया देने जाएगा तो कोई मिलेगा, कोई लेने वाला भी होगा तभी है ना। तो बताइए इसके पास ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है न्यूनतम जिससे ये अपना स्टक पूरा कर लेता है? तो आंसर होगा 3, और यही इसका कहलाता है संयोजकता। संयोजकता क्या है, इसको अच्छे से डिफिनेशन के रूप में समझिए। किसी परमाणु का संयोजकता उसके अंतिम कक्षा में वह न्यूनतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अच्छे से समझिएगा फिर से, किसी परमाणु की संयोजकता उसके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की वह न्यूनतम संख्या है जिसके स्थानांतरण या साझा के द्वारा वह अपना अष्टक पूरा करता है। न्यूनतम हम बोल रहे हैं, यह 5 को भी त्याग करके अष्टक पूरा कर सकता है। हम बता रहे हैं आपको 5 को भी त्याग करके पूरा कर सकता है, लेकिन हम बोल रहे हैं वह न्यूनतम संख्या कम से कम चीज में हो जाए। देखिए, परीक्षा पास करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा आप हाथ पैर मारिए, बहुत मेहनत करिए, बहुत परिश्रम करिए, आपको रिजल्ट आना है उतने। और कोई ऐसा विधि है कि कम से कम विधि में आप परीक्षा पास कर जाइएगा। तो आप कौन सा इस विधि अपनाना चाहिएगा कि सर जिसमें कम थोड़ा मेहनत लगे और वही पढ़ाई हो जाए और अच्छा से हम पास कर जाए? तो वही यह भी चाहता है। अगर इसको आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाता है या साझा हो जाता है तो 5 इलेक्ट्रॉन फेंकने ये कहा जाएगा। तो इसी वजह से कह रहे हैं वह न्यूनतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा का वह न्यूनतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसके साझा या स्थानांतरण से अष्टक पूरा होता है, उस परमाणु का क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। यहाँ पे यह जो नाइट्रोजन परमाणु है इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 ऐसा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जिसको यह साझा करके क्या हो जाएगा? अपना अष्टक को पूरा कर लेगा। अब हाइड्रोजन परमाणु लीजिए। अब हाइड्रोजन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब तो इसके पास दोनों ऑप्शन एक के जैसा है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या दे किसी को, फेंक दे, या किसी से ले ले, बतवा एक के इलेक्ट्रॉन का झमेला है। तो इसका संयोजकता कितना होगा? 1, क्योंकि 1 ऐसा न्यूनतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जिसको यह स्थानांतरण भी कर सकता है या साझा भी कर सकता है, इससे इसका अष्टक पूरा हो जाए। दूसरा ले लीजिए क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, समझिएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितना होगा? 7। अब बताइए इसको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत होना चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए या 7 इलेक्ट्रॉन को फेंकना चाहिए? तो कहेंगे सर 7 इलेक्ट्रॉन फेंकने जाएगा, इसको पागल हो जाएगा, इससे अच्छा है किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि 1 वैसा न्यूनतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वह भी इसका बाह्यतम कक्षा का, जिसको यह ग्रहण करके, स्थानांतरण करके या कहें तो साझा करके क्या कर सकता है? अपना अष्टक पूरा कर सकता है। तो यही होता है किसी परमाणु की संयोजकता। तो चलिए इसको डिफिनेशन में अच्छे से लिखते हैं और एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। किसी, आप कीजिएगा, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा, को ब्रैकेट में लिख दीजिए, अंतिम कक्षा कि वह न्यूनतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसके स्थानांतरण या साझा द्वारा
परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करता है सीधा लिखते हैं, संयोजकता कहलाती है। कहलाती है। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे H का संयोजकता 1 है, नाइट्रोजन का संयोजकता क्या है? 3 है। कार्बन का संयोजकता 4 है। कार्बन परमाणु को आप ध्यान से देखिएगा तो इसका परमाणु संख्या होता है 6, पहली कक्षा में 2 है, दूसरी कक्षा में आपका हो गया 4। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, कड़ो या मरो वाला, या तो यह 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो दोनों बात एक ही है। तो यह 4 इलेक्ट्रॉन को साझा भी करता है, साझे करता है एक तरह से कहें तो इसका संयोजकता कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, एक बात को और समझ जाइए कि जो वह न्यूनतम संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों का, या कहें तो जो इलेक्ट्रॉन साझा या स्थानांतरण करता है, उसी को कहते हैं उस परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसको पहले नोट करिए, ऊपर वाला मिटाएंगे। लिख लीजिए, परमाणु का बाह्यतम कक्षा, परमाणु के लिखिए, परमाणु के बाह्यतम कक्षा के वे सभी इलेक्ट्रॉन जो अष्टक पूर्ण करने के लिए साझा या स्थानांतरण करते हैं, उस परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बात एक ही है, दोनों को अच्छे से समझ जाइए। संयोजकता क्या है? एक संख्या है कि कितना इलेक्ट्रॉन का वह दान या साझा करके अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है। यह संख्या को बताता है कि कितना इलेक्ट्रॉन को उसको जरूरत है देने के लिए या साझा करने के लिए। और संयोजी इलेक्ट्रॉन में वह हो जाता है जो संख्या है उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसी को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिसिपेट करता है, जो भाग लेता है अष्टक पूर्ण करने के लिए। जैसे सपोज करिए नाइट्रोजन का संयोजकता कितना है? 3 है,
तो ये संयोजकता नंबर 3 है, लेकिन वो जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसका जो साझा करेगा वह तीनों इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, नाइट्रोजन परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन। बस इतने सा कॉन्सेप्ट है और कुछ ज़्यादा है नहीं, इसको नोट करिए।